डिक्रीजिंग, जब तक ये एरिया डिक्रीज होता रहेगा तब तक इसके साथ जो फ्लक्स लिंक है वो कम होता जाएगा। एज द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग तो इंड्यूस करंट विल बी ऑब्जर्व्ड। इंड्यूस करंट कैसे ऑब्जर्व हो रहा है? गैलोमीटर की डिफ्लेक्शन ने हमें बता दिया कि इंड्यूस करंट आ रहा है। वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर, एंड टुडे द लेक्चर नंबर इज 4 फ्रॉम आवर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। एंड अभी हम इस यूनिट का पार्ट जो कर रहे हैं दैट इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड द टॉपिक दैट we are going to do in this lecture today is Faraday's experiment number 3 with Lenz rule। आज Faraday's के experiment number 3 में हम समझेंगे कि एक और तरीके से कैसे माइकल फैराडे ने हम लोगों को समझाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना से करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई जा सकती है। आपको याद है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने मैग्नेट मूव कराया था और कॉइल हमारी रखी हुई थी। आज हम कॉइल मूव कराएंगे और इंड्यूस करंट लेकर आएंगे। ओके, तो कॉइल को हम रखेंगे एक ऐसी जगह पर जहां मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। बनाएंगे डायग्राम, स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को। देखिए किस तरीके से आगे चीज़ें होनी है। सपोज इस पूरे रूम में, इस पूरी जगह में जहां पर बैठकर अभी आप पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लाइक दिस, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। या अगर आप पेपर पे बना रहे हो तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस पूरे रीजन में, ये पूरा रीजन है ऐसा, ये मैंने डिफाइन कर दिया रीजन, है ना। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है अंदर की तरफ, लाइक दिस। तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से शो करते हैं। आपको याद है ना, ये हमने सीखा था यूनिट 3 के स्टार्टिंग में कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड को क्रॉस से शो करना है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड को डॉट से शो करना है। तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, ये पूरे इस रीजन में लगा हुआ है। ओके, और इस रीजन में मेरे पास एक कॉइल है, किसी भी शेप की हो सकती है। मैं लूंगा एक रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरीके से है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल को परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्रॉस करके जा रही हैं। इसको आप ऐसा समझ लो, सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल। तो रेक्टेंगुलर कॉइल यहां पर ये ऐसे रखी हुई है, लाइक दिस, है ना। अब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन को कैसे क्रॉस कर रही हैं? परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जा रही हैं। ठीक है, अब होता है हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। अब हम इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव करेंगे, लाइक दिस। मैंने इसको यहां से यहां ले आया, यहां से यहां ले आया। ठीक है, आपको चेक करना है कि क्या इस कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है भी या नहीं है। तो अगर वो चेंज कर रहा है या नहीं, ये दो चीजें चेक करनी है, क्योंकि एक पॉइंट तो क्लियर है, कॉइल क्लोज्ड है, हमारा क्लोज सर्किट है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होकर चेंज हो गया तो क्लोज सर्किट में इंड्यूस करंट आ जाता है। 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है इंड्यूस करंट अगर फ्लो कराना है किसी भी सर्किट में। नंबर 1, द सर्किट शुड बी क्लोज्ड। ये इंड्यूस करंट के लिए बोल रहा हूं मैं, सर्किट शुड बी क्लोज्ड। नंबर 2, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करे। नंबर 3, लिंक होने के बाद वो चेंज हो जाए। तो अभी सर्किट तो क्लोज है ना बच्चों, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ कि नहीं बताओ। देखो, ये कॉइल आपने ऐसी जगह में रख दी जहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट्स एरिया, दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसके साथ लिंक हो गया। अब मैं इसको अगर यहीं रखूं तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक हुआ है वो चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चलो, मैंने इसको ऐसे मूव करा लाइक दिस, क्या अब चेंज हुआ? सोच के बताना, क्या अब चेंज हुआ? चेक करते हैं। मैं इस कॉइल को यहां से यहां ले आया, सपोज ऐसे, ये मेरी नई पोजीशन है कॉइल की। तो क्या चेंज हुआ? पहले भी मैग्नेटिक फील्ड B में थी ये कॉइल, अब भी उसी मैग्नेटिक फील्ड में है। पहले भी इसका उतना ही एरिया लिंक हो रहा था, सपोज यहां पर एरिया है A, अब भी तो उतना ही एरिया लिंक हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है N वो नंबर ऑफ टर्न्स A की है, B वो यूनिफॉर्म है, A वो नहीं बदला, कॉस यहाँ पर 0 है क्योंकि जिस डायरेक्शन में एरिया का परपेंडिकुलर है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं।
तो सेम डायरेक्शन में अगर दो चीज़ें होती हैं तो एंगल 0 होता है। cos 0 NB1, तो फाई है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ BA। अब ये कॉइल यहाँ से यहाँ आ गई, ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है, ना तो B चेंज हुआ ना A चेंज हुआ, तो फ्लक्स तो कांस्टेंट रहा ना अभी। अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहा तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी यहाँ पर कोई इंड्यूस करंट नहीं है। अगर आप इसमें एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर लो, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर लो, तो अभी तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 रहेगी, है ना। गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर लो तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अभी इसमें 0 ही रहेगी। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है इस एक्सपेरिमेंट का। स्टेप नंबर 1, कॉइल मूविंग within the uniform magnetic field, no deflection। क्यों नहीं है कोई भी डिफ्लेक्शन, रीजन बताएंगे, रीजन बताने के बाद और उसका कंक्लूजन भी लिखेंगे कि क्या कंक्लूड हम यहां से कर सकते हैं। देखो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो हुआ है बट चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंड्यूस करंट नहीं आया और इसी वजह से डिफ्लेक्शन नहीं आ पाया। ओके, तो कंक्लूजन आ गया हमारे रीज़न के साथ। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्या लिखा है हमने अपने कंक्लूजन वाले पार्ट में जाकर। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो हुआ है बट वो चेंज नहीं हो रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल इज नॉट चेंजिंग व्हेन इट इज मूविंग विद इन द फील्ड। जब तक वो पूरी की पूरी फील्ड के अंदर रहेगी तब तक ऐसे ही होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ना तो बी चेंज हुआ और एरिया जो लिंक हो रहा है, एरिया लिंक इंपॉर्टेंट है बेटा, एरिया लिंक, सिर्फ एरिया मत लिखना, एरिया जो लिंक हो रहा है, जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक हुआ है, वो एरिया भी चेंज नहीं हुआ है। जब इन्हीं दोनों चीज़ों पे फ्लक्स डिपेंड करता है, यही दोनों चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट रहा तो कोई इंड्यूस करंट नहीं आता, इसलिए कोई भी डिफ्लेक्शन इसमें तो नहीं होगा। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? नेक्स्ट स्टेप में मैं इस कॉइल को थोड़ा सा बाहर लेकर आऊंगा, पार्शली आउटसाइड, कॉइल मूविंग partially outside the uniform magnetic field. This is going to be the step number 2. अब यहां पर डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होता है। डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड इन गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन तो ऑब्जर्व हो गया। डिफ्लेक्शन अगर ऑब्जर्व हो गया तो इसका मतलब इंड्यूस करंट आया होगा। कैसे आया देखते हैं। इसके लिए हम इसको हटाएंगे यहां से। कॉइल की पहले वाली पोजीशन तो मैंने हटा दी है, ठीक है। कॉइल पहले यहां थी, चलो। Now the coil is moving partially outside the field. ऐसे जा रही है coil यूं, like this. And there is a galvanometer connected in it. यहां पर एक galvanometer भी है। galvanometer का पॉइंटर होता है ऐसे। अभी it is moving out. Moving out, तो अब धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है। As it is moving out, the area जो पहले पूरा का पूरा एरिया लिंक्ड था, अब इतना एरिया लिंक्ड है। Now the area linked with magnetic flux is decreasing, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एरिया लिंक हुआ है वो कम होता जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता जा रहा है। क्योंकि इसका फ्लक्स phi is equals to BA है। Now this area linked is decreasing, तो फ्लक्स विल डिक्रीज। फ्लक्स डिक्रीज जब तक होता रहेगा
तब तक इसमें इंड्यूस करंट आता रहेगा और वो अपना डायरेक्शन यहाँ शो करेगा। तो पॉइंटर जीरो पे नहीं होगा, किधर होगा अभी देखेंगे, पॉइंटर जीरो पे नहीं होगा, लेकिन इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका कंक्लूजन विद रीजन। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया कि क्योंकि एरिया लिंक्ड विद द फील्ड कम होता जा रहा है, फ्लक्स कम होता जा रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हुआ है अगर वो कम होगा तो सीधी सी बात है इंड्यूस करंट तो आएगा ही आएगा। इसको देखो ऐसे, जब तक ये कॉइल आप अंदर मूव करा लो, क्या ऊपर नीचे दाएं बाएं टेढ़ी मेढ़ी कैसे मूव करा लो, जब तक इसका पूरा का पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो तब तक ना तो बी चेंज होगा ना ए, तब तक इसमें कोई भी इंड्यूस करंट नहीं आएगा। जैसे ही आप इस कॉइल को बाउंड्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर लाए और थोड़ा सा भी ये बाहर आएगी कॉइल, तो अब देखो जो एरिया लिंक्ड विद द फील्ड है वो कम होने लगा, इतना एरिया बाहर आ चुका है तो एरिया कम हो गया। एरिया एज इट इज मूविंग आउट, एरिया इज डिक्रीजिंग, एरिया इज डिक्रीजिंग। जब तक ये एरिया डिक्रीज होता रहेगा तब तक इसके साथ जो फ्लक्स लिंक है वो कम होता जाएगा। एज द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग तो इंड्यूस करंट विल बी ऑब्जर्व्ड। इंड्यूस करंट कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, गैलोमीटर की डिफ्लेक्शन ने हमें बता दिया कि इंड्यूस करंट आ रहा है। जैसे ही ये पूरी बाहर जाएगी, अब इस एरिया के साथ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं है, अगेन द इंड्यूस करंट बिकम्स जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो। तो जैसे ही ये कॉइल बाहर आई डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। स्टेप 3 सॉरी, कॉइल मूविंग completely outside the field, no deflection. Reason is simple, since no magnetic flux is linked, तो इसका मतलब no induced current, और करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन भी नहीं है, सिंपल, ठीक है। Now we come to the final step of the experiment, that will be the step number 4. अब क्या करेंगे, अब हम इस कॉइल को वापस लेकर जाएंगे। अभी तो हम कॉइल को बाहर लाए थे ना, अब कॉइल वापस जाएगी। Now it is moving in, now it is moving in, moving in इनटू द फील्ड। अब एरिया लिंक जो है वो पहले डिक्रीज हो रहा था, अब वो इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। और आपको पता है अब कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होते टाइम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आया था, तो अब क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। तो इट मीन्स इस बार डिफ्लेक्शन जो ऑब्जर्व होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डिफ्लेक्शन observed in opposite direction, it is observed in opposite direction. Step 4, coil moving into the field, पहले थी moving outside the field है ना, यहां पर लिख लो moving आउटवर्ड, बाहर जा रही थी, मूविंग इनवर्ड इनटू द फील्ड, पार्शली आउटसाइड, कुछ हिस्सा उसका बाहर है, कुछ हिस्सा उसका फील्ड में है। ओके, अब जब ये कॉइल अंदर जाएगी धीरे धीरे, देखो अब एरिया लिंक बढ़ता जा रहा है। अब एरिया देखो इतना हो गया, फिर थोड़ा और ज्यादा हो गया, अब पूरा एरिया हो गया है ना। तो जैसे जैसे एरिया लिंक्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, और फ्लक्स इज इंक्रीजिंग तो देयर विल बी डिफ्लेक्शन, क्योंकि इंड्यूस करंट तो आएगा ही आएगा इस बार। So this is the conclusion from the 4th step,
जैसे जैसे एरिया लिंक्ड बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस बार फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब हम यहां पर चेक करेंगे लेंज रूल से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, क्योंकि आपने ये तो देख लिया कि इन दोनों स्टेप्स में ऑब्जर्वेशन आया, डिफ्लेक्शन आया, बट वो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में आएगा वो बताएगा लेंज रूल। तो चलिए लेंज रूल लगाएंगे इस वाले स्टेप पर। पहले इस वाले स्टेप पर लेंज रूल लगाने के लिए वापस से सोचो कि ये बाहर जा रही है कॉइल, मूविंग आउट, एंड मान लो ये कॉइल है PQRS। सिर्फ RS वाली ब्रांच पे ध्यान दो, सिर्फ RS वाली ब्रांच पर। अच्छा, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ये डिटेल से फिर आएगा और उसमें जो डिटेल होगी ना उसमें हम आपको बताएंगे और डेरिवेशन करके दिखाएंगे कि जब ये कॉइल इस तरह से मूव करती है तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट आया उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वो कितना होता है, उसका डेरिवेशन भी है। ठीक है ना। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ की सीखी हुई चीज़ें उस डेरिवेशन वाले लेक्चर में बहुत यूजफुल रहेंगी। देखो इस पे ध्यान दो, RS वाली ब्रांच पर ध्यान दो, RS वाली ब्रांच पर। ठीक है, जब ये बाहर जा रहा है पूरा का पूरा कॉइल तो RS वाली ब्रांच नीचे जा रही है। लेंज रूल क्या कहता है? लेंज रूल बोलता है कि इंड्यूस करंट ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। जिस वजह से आया है उसी को अपोज करना है, जिससे हम बने हैं उसे कर देंगे खत्म। ये कहानी है लेंज रूल की, ये कहानी है इंड्यूस करंट के डायरेक्शन की। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वो होगा कि इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। तो अब देखो बेसिक कॉज ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर क्या है। बेसिक कॉज ऑफ प्रोडक्शन है कॉइल का बाहर जाना, मतलब RS वाली ब्रांच का नीचे जाना। तो इंड्यूस करंट इस तरह से फ्लो करेगा इस ब्रांच में कि वो इस ब्रांच को नीचे जाने से रोकेगा। अब इस ब्रांच को नीचे जाने से कैसे रोकेगा? याद करो, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये वाला ब्रांच RS ये क्या बनने वाला है? अभी जैसे इसमें इंड्यूस करंट आएगा ये बनने वाला है करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर RS, इस पे ध्यान दें, RS। अब ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो आप याद करो, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में तब होता है तो उस पर लगती है फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन पता चलता था आपको फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। FBI, फोर्स, थंब से फोर्स मिलेगा, B से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, I से करंट मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल भी पढ़ाते हैं, मैं आपको बता दूंगा राइट हैंड रूल भी, लेकिन काम लेफ्ट हैंड रूल से चल रहा है तो एक और नया रूल इस माइंड में डाल के इस माइंड को परेशान करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। पहले लेफ्ट हैंड रूल से सीखो। अब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे होना है? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरह से होना है कि इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। ये तो बाहर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये वाला ब्रांच तो नीचे जा रहा है। इस ब्रांच को नीचे जाने से रोकना है तो फोर्स किधर लगेगी, बस ये बता दो। ऊपर लगेगी ना। नीचे जाने से रोकना है, फोर्स ऊपर लगेगी। तो मुझे पता चल गया थंब ऊपर जाएगा, फोर्स ऊपर लगेगी। और मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की है, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा? इनवर्ड है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना। तो फोर्स ऊपर लगनी है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। देख लो आप, फोर्स ऊपर है और ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की है, ये इधर नहीं होनी, ये अंदर जानी है बोर्ड के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। अब ये करंट की फिंगर है, करंट का डायरेक्शन आ गया, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, करंट ऐसे जा रहा है। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये होना है अगर ये कॉइल बाहर जा रही है। ध्यान रखना इसको, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कॉइल बाहर जा रही है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये होगा, ऐसे होगा, डिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। इस केस का डिफ्लेक्शन ऐसे जा रहा है करंट, तो करंट का डायरेक्शन PSRQ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। PSRQP इस तरह से फ्लो करता रहेगा करंट जब ये कॉइल बाहर आ रही है। ठीक, अगर ये कॉइल अंदर जाए तो मूविंग इनवर्ड। अब अगर ये कॉइल अंदर जाएगी तो अब आप फिर से RS वाली ब्रांच को देखो, देखनी वही ब्रांच है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बाहर वाली ब्रांच नहीं देखनी। ठीक है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में उसी तो ऑब्जर्व करोगे, ये वाला कंडक्टर तो बाहर है मैग्नेटिक फील्ड से, इसको क्यों ऑब्जर्व करोगे आप, है ना। तो इसको ही ऑब्जर्व करोगे। अब जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो इस बार तो कॉइल अंदर जा रही है,
इंड्यूस करंट देखेगा अच्छा अंदर आ रही है, तो हमारा डायरेक्शन वो होगा कि हम इसको अंदर आने से रोकेंगे। अंदर आने से रोकने के लिए फोर्स किधर लगानी होगी? फोर्स का डायरेक्शन लगेगा इधर, क्योंकि ये तो मोशन तो इसका ऊपर है, तो फोर्स का डायरेक्शन लगेगा इधर। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ले आओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल FBI, ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बच्चों, ठीक है। F फोर्स किधर है बच्चों? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया। एंड दिस फिंगर, ये फिंगर ध्यान से देख लो, दिख रही होगी आपको, है ना? नहीं दिख रही है? ये लो, अब दिखी, ये फिंगर जा रही है इधर, ये फिंगर इधर जा रही है, तो इट मीन्स ये देखो फोर्स डाउनवर्ड, ये वाली फिंगर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और ये फिंगर बताएगी करंट का डायरेक्शन। तो इस बार करंट का डायरेक्शन हो गया है रिवर्स। अब करंट फ्लो करेगा ऐसे, ये इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा उल्टे डायरेक्शन में। तो जब तक ये करंट इस तरह से चलता रहेगा, अगर ये कॉइल अंदर जा रही है, इफ द कॉइल इज मूविंग इनवर्ट, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा PQRSP, है ना? PQRSPS, PQRSP, PQRSP, डिफ्लेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। इस तरह से लेंस रूल से हमने डायरेक्शन पता कर लिया है इंड्यूस करंट का। चलिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट और दे देते हैं। अगर मैं इसी डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा, चेक करके देख लो। देखो आप, अभी क्या हो रहा है? FBI फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कर दिया आउटवर्ड, फोर्स तो इधर ही रहनी है ना, क्योंकि ये अंदर जा रही है, फोर्स तो नीचे ही रहेगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आया तो फिंगर उधर हो गई करंट वाली, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल ऑल्सो रिवर्स। याद रखना, on reversing the in this experiment, on reversing the direction of magnetic field, direction of induced current will also reverse। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विद दिस, इस एक्सपेरिमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स, हर चीज़, सारी डिटेल्स हमने कंप्लीट कर ली हैं, और ये हमारा लेक्चर भी आज हुआ कंप्लीट। लास्ट 3 लेक्चर्स में आपने देखा फैराडेज के एक्सपेरिमेंट्स को, 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स देखे। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हमने कुछ अलग अलग चीज़ें सीखी हैं कि किस तरीके से आप एक कॉइल के अंदर, एक सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करा के, उसे चेंज करके उस सर्किट में इंड्यूस करंट या इंड्यूस EMF ला सकते हो। क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल्स टू NBA cos थीटा। तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा लो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट आ जाएगा। या फिर आप एरिया चेंज करा लो, एरिया लिंक्ड है ये बच्चों, याद रखना, एरिया लिंक्ड। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी आर चेंजिंग द एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया चेंज करा लो तो भी फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो यू विल गेट द इंड्यूस करंट। बाकी के 2 फैक्टर्स भी हैं। आप अपनी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करा लो, अगर आप करा सकते हो, उसको चेंज कराने के मेथड्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप चेंज कराएंगे तो भी फ्लक्स तो चेंज हो जाएगा और इंड्यूस करंट आ जाएगा। या फिर आप इस थीटा को चेंज करा लें। व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। ये जो एरिया है ना लिंक, इस एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल अगर चेंज कराओगे, एंगल कैसे चेंज होगा? अभी सपोज ये एरिया नॉर्मल ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहने दो, उसको मत छेड़ो, इस कॉइल को टर्न करा दो, अब एरिया उधर हो गया, एंगल चेंज हो गया। देखो एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज होगा तो cos थीटा की वैल्यू चेंज होगी, इधर फाई चेंज होगा, फाई चेंज हो गया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज होता है कॉइल के अंदर इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट आ जाता है। तो देयर आर 4 मेथड्स इन विच वी कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर 1 by changing number of turns of a coil, number 2 by changing magnetic field in which the coil is placed, number 3 by changing the area linked with the magnetic field, and number 4 by changing the angle between the direction of magnetic field lines and normal to the area of the coil.
इन 4 तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लिंक हो रहा है उनको चेंज करा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है 4 मेथड्स हाउ वी कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल सो दैट वी कैन हैव इंड्यूस करंट इन दैट कॉइल। ये एंगल वाला मेथड इस चैप्टर के लास्ट में आपको बताया जाएगा, एसी जनरेटर की हेडिंग में आएगा, सब कुछ छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है। लेक्चर के लास्ट में जाते जाते अब आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं फिर से करूंगा आज कि बच्चों अगर इन लेक्चर्स में आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है ना, अपनी फिजिक्स की नॉलेज में आपको लगता है, आपको फील होता है कि हाँ यहाँ से आज कुछ नया सीखा है जो पहले नहीं आता था, या यहाँ से आज कुछ डिफरेंट तरीके से सीखा है, कुछ अलग तरीके से आज सीखा है हमने चीज़ों को, और उससे आपको लग रहा है कि आपको रियल में बेनिफिट हुआ है, तो देन प्लीज़ लाइक दीज वीडियोज़। इन वीडियोज़ को आप लाइक करें। आप वीडियोज़ को लाइक करेंगे, यही मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स है, और इसी से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और आगे और अच्छा काम करने के लिए, सो दैट मैं आपको आगे अपकमिंग वीडियोस में और अच्छे लेवल पर और अच्छे तरीके से ये वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से आपको पूरा सिलेबस क्लास 12th के फिजिक्स का यहाँ मिलता रहे और कोई भी क्लास ना छूटे आपकी, तो फिर अगर आपने अभी तक भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सीखो, तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर दें और वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, तभी आपको हर आने वाली वीडियो का प्रॉपर टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपने कोई लेक्चर, कोई कॉन्सेप्ट अभी तक छूटा हुआ है आपके स्कूल की क्लासेस से या आपकी ट्यूशन की क्लासेस से, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में इन वीडियोस को, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो, सो दैट सभी लोग भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ इन क्लासेस का। आपको पता ही होगा कि मैंने यहाँ पर क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक कसम सी खाई है, और हाँ, इसको मुझे कंप्लीट करना है बाय 31st ऑफ दिसंबर, उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तो बाय 31st ऑफ दिसंबर वी विल बी कंप्लीटिंग द क्लास 12th फिजिक्स सिलेबस। तो जो बच्चे क्लास 12th की फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं इस बार बोर्ड का एग्जाम देने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको बच्चों पूरा सिलेबस मिलने वाला है इस चैनल पर, और उसके बाद आपके रिवीजन में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स दूंगा, सब चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो फिर मिलते रहेंगे इसी तरह से हम आगे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में। टिल देन, बाय बाय।